मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के पेपर सेकेंड के आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के चैप्टर 3 को देखेंगे। आपका जो चैप्टर है वो है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, और उसी के साथ हम देखेंगे विश्व की मुख्य फसलें। आपके सिलेबस में कुल 6 फसलें हैं पढ़ने के लिए विश्व के रेफरेंस में, जिनमें एक एक करके हम देखेंगे सभी फसलों को। परंतु उसके पहले हम कृषि को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अर्थात कृषि हम किस स्थान पर कर सकते हैं, कृषि को करने के लिए हमें किस प्रकार के तापमान की, किस प्रकार के वर्षा की आवश्यकता होती है। कृषि हर जगह नहीं हो सकती है। कहीं विश्व को अगर हम कटिबंधों के आधार पर देखें तो कहीं आपके उष्ण कटिबंध है, कहीं शीत कटिबंध है, कहीं आपके ध्रुवीय प्रदेश हैं। तो हर स्थान पर कृषि संभव नहीं है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं हमारे आसपास, जिनको हम देखेंगे। उसके पश्चात हम जो विश्व की मुख्य फसलें हैं उसका विवरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले अगर कारकों की या घटकों की अगर हम बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से 3 घटकों में इसको बांटते हैं। पहला है भौतिक घटक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। फर्स्ट है भौतिक कारक। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वो घटक या वो कारक आते हैं जो भूमि की प्रकृति है, मिट्टी के गुण हैं, तापमान है, वर्षा है, इनको बताते हैं। ये कई घटक जो हैं, जो हम भौतिक घटकों की बात करते हैं, आज मानव ने अपने प्रयास से इसको परिवर्तित कर दिया है। जिन भूभागों में हम जल का अभाव पाया जाता था, वहाँ पर मनुष्य ने सिंचाई के माध्यम से, जहाँ मिट्टी उर्वर नहीं होती थी वहाँ उसने और उर्वरक डालकर कृषि को ऐसे क्षेत्रों पर संभव बनाया है जहाँ पहले संभव नहीं थी। फिर भी अत्यधिक शीत प्रदेशों में शीघ्र पकने वाली फसलों का आविष्कार मनुष्य ने किया है। इसी के साथ साथ उसने अन्य क्षेत्रों में रोगों और कीड़ों से मुक्त बीजों का प्रयोग कर उत्तम फसलें प्राप्त करने का प्रयास किया है। परंतु फिर भी ये जो तीनों घटक हैं आपके, जलवायुवीय दशाएं, भूमि की प्रकृति और मिट्टी, ये भौतिक घटक कृषि को प्रभावित करते हैं। अगर हम जलवायुवीय दशाओं के रेफरेंस में देखें तो तापमान और जो वर्षा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं फसल उत्पादन के लिए, क्योंकि ये पौधे के बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उससे कम तापमान पर अंकुरण संभव नहीं होता है। इसी के साथ साथ यदि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर भी कृषि संभव नहीं है। तो इसलिए जो तापमान है, कहीं आपका अत्यधिक तापमान भी कृषि के उपजाऊ को प्रभावित नहीं करता है, कहीं आपका कम या कठोर जो शीत ऋतु है वो भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। इसी के साथ साथ हम वर्षा को देखें तो वर्षा की मात्रा का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, वो फसल उत्पादन पर पड़ता है। ऊंचे अक्षांशों में गर्मियाँ अधिक कठोर नहीं होती हैं, अतः पौधों से नमी की मात्रा भाप बनकर नहीं उड़ पाती है, जिसके कारण वायु इतनी सूखी होती है कि वह पौधों की नमी को सुखा सके। अतः जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं उन भागों में उष्ण कटिबंधों की अपेक्षा जल की मात्रा की आवश्यकता कम पड़ती है। इसी के साथ जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं उसमें कम से कम 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा ही पर्याप्त होती है। इसके विपरीत जो उष्ण प्रदेश हैं, देखिए वर्ल्ड में आप हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जो आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उससे
हम 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री की दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये हमारे उष्णकटिबंध कहलाते हैं। उसके पश्चात 30 से 60 डिग्री के जो अक्षांश है वो आपके शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं, और फिर 60 से 90 डिग्री अक्षांश जो है वो आपके ध्रुवीय अक्षांश कहलाते हैं। तो जो आपके शीतोष्ण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष पर्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर भाप बनकर जो जल है वो कम उड़ता है, जिसके कारण यहाँ पौधे में नमी बनी रहती है, जिससे कि 25 से 50 सेंटीमीटर अगर इन क्षेत्रों में वर्षा है तो भी फसल संभव है। इसी के साथ अगर हम उष्णकटिबंधों की बात करते हैं, 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कृषि करने के लिए लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो हम वर्षा के वितरण और तापमान के आधार पर भी हम फसलों की विशेषताओं को ध्यान में रख सकते हैं। हम यहाँ ये देखेंगे कि जो वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो फसलों का उत्पादन हो रहा है, उन सभी फसलों में जल की मात्रा भी अधिक आवश्यक होगी और तापमान भी अधिक आवश्यक होगा। तो इस तरीके से जो वर्षा और जो तापमान है वो आपके कृषि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। दूसरा है आपकी भूमि की प्रकृति। हम सभी जानते हैं कि जो कृषि है वो आपका जो मैदानी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, नदी घाटियाँ हैं, समुद्र तटीय किनारे हैं, वहाँ पर कृषि का उत्पादन अच्छा होता है। इसी के साथ साथ पहाड़ी ढालों पर भी कृषि की जाती है। पहाड़ी ढालों पर 45 डिग्री तक के ढाल पर आपकी कृषि संभव है। इससे ज़्यादा अधिक तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ कृषि संभव नहीं है। तो कुल मिला के जो आपका उच्चावच है वो भी कृषि को प्रभावित करता है। तीसरा है आपका मिट्टी। फसलों को उत्पादन के लिए हमें उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कम उपजाऊ भागों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का भी उपयोग किया जाता है। विश्व में कृषि की दृष्टि से काप, कछारी और दोमट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बलुई और नमकीन रेतीली दलदली मिट्टियाँ कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसी कारण जो मरुस्थल हैं अथवा नदियों में दलदली भागों में कृषि जो करना है वो असंभव माना जाता है। इस प्रकार अधिक वर्षा वाले भागों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति धरातल में जो मिट्टी है वो रिस जाने से या बहकर चले जाने से खेती करना असाध्य होता है। तो ये जो भौतिक कारक हैं आपके आर्थिक और सामाजिक कारकों से ज़्यादा अधिक प्रभावी महत्ता रखते हैं कृषि को उत्पादन करने में, कृषि करने के लिए। दूसरा जो घटक है वो है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में बाजार की निकटता, यातायात के साधन, श्रमिक की पूर्ति, या हम कह सकते हैं कि सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, राज्य की नीति, ये सभी जो घटक हैं वो आपके कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैसे बाजार की निकटता के संदर्भ में हम बात करें तो कोई क्षेत्र उपभोग के केंद्रों से कितना दूर है, यह बात भी खेती को प्रभावित करता है। जैसे साग सब्जियां, जैसे हम फल फूल अगर उगाते हैं तो शीघ्र ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। अगर उनको निकटतम बाजार नहीं मिलता है तो ये चीज़ें हैं वो खराब हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपका यातायात के साधन, व्यापारिक ढंग से कृषि तभी संभव है जब कृषि उत्पादन क्षेत्रों का संबंध उपभोग के क्षेत्रों से होता है। यानी कि देखिए बाजार की निकटता और यातायात के साधन में आपका रिलेशन है। आपका बाजार की निकटता है परंतु अगर यातायात के साधन नहीं उपलब्ध हैं तो जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो बाजार की निकटता के साथ साथ यातायात के साधनों की उपलब्धता का होना भी बहुत आवश्यक है। और विशेष करके यातायात के साधन तब
आवश्यक हो जाते हैं जब हम अंडे, दूध, मक्खन, सब्जियां, मांस, फल जैसे चीज़ों का उत्पादन करते हैं और उनको बाज़ार तक पहुंचाने के लिए अगर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो आपके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा है श्रमिक की पूर्ति, या हम कह सकते हैं कि लेबर सप्लाई। कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निपुण और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये हम सभी जानते हैं। श्रमिकों की अधिकता के कारण ही जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जिसमें चावल और चाय की खेती की जाती है, उसी तरीके से जो ओशनिया देश हैं वहाँ गन्ना और नारियल की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सस्ता मानव श्रम उपलब्ध होता है। इसीलिए तो आपका कृषि करने के लिए, कृषि के साथ साथ आप कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करते हो, उसके लिए भी आपको श्रमिक, सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना आवश्यक है। नेक्स्ट है पूंजी की उपलब्धता। हम कृषि करना चाह रहे हैं पर पूंजी उपलब्ध नहीं है उचित मात्रा में। अगर हम व्यावसायिक कृषि करना चाह रहे हैं तो आपका कृषि करना संभव नहीं है। तो पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है उत्तम बीज प्राप्त करने के लिए, खाद प्राप्त करने के लिए, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि करने के लिए, मशीनों का प्रयोग करने के लिए, सिंचाई के साधन की उपलब्धता के लिए, उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए, इन सभी के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता है वो पड़ती है। तो पूंजी का होना एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है आपकी राज्य की नीतियाँ। देखिए, जो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, जो राज्य की नीतियाँ होती हैं, वो भी आपके कृषि को प्रभावित करती हैं। अभी हम हाल ही में देख रहे हैं भारत में किसान जो आपका स्टेट पॉलिसी बनी है उसके विरुद्ध अभियान, आंदोलन कर रहे हैं। तो जो राज्य की नीतियाँ हैं वो भी एक कृषक को कृषि उत्पादन करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो किसी देश की सरकार की जो कृषि नीतियाँ हैं वो कृषि क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने में सहायक होती हैं। भारत सरकार के समक्ष इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न प्राप्त कराने की समस्या के कारण आपने देखा होगा कि शुरुआत में हमने हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, जिसमें हरित क्रांति को हमने बहुत महत्व दिया था आज़ादी के तुरंत पश्चात, क्योंकि उस समय जनसंख्या को भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो हमारे देश ने हरित क्रांति नीति अपनाई। तो जिस समय, जिस स्थान और परिस्थितियों के अनुसार जिन जिन देशों को, जिन जिन राज्यों को जैसी आवश्यकता होती है, उस तरीके से राज्य नीतियाँ हैं वो लागू करती हैं। तो जो राज्य सरकार की नीतियाँ हैं वो भी कृषि को प्रभावित करती हैं। तीसरा जो घटक है वो है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। देखिए, ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक घटक है वो मानव की भोजन अभिरुचि और अन्य कारकों पे डिपेंडेंट करती हैं। जैसे विभिन्न देशों और जलवायु प्रदेशों में मनुष्य की भोजन रुचि भिन्न भिन्न पाई जाती है। देखिए, जहाँ जैसी जलवायु होगी वैसा वहाँ पर जो मनुष्य है वो खाद्य के रूप में अन्न ग्रहण करेगा। जैसे मानसूनी देशों में चावल और मछली और दालें, शीतोष्ण प्रदेशों में दूध, मक्खन, रोटी, फल, शराब आदि अधिक काम में ली जाती हैं। अतः यहाँ इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चीन जैसे चीन देश हैं, वहाँ चावल भोजन का एक महत्वपूर्ण अनाज माना जाता है, जबकि भारत में दक्षिण के पठार के निवासियों का मुख्य खाद्यान्न ज्वार और बाजरा है, सोरगम है, जबकि उत्तरी भारत के लोग हैं वो गेहूँ खाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से विश्व में फ्रांसीसी कृषक जहाँ भी भूमि मिल जाती है वहाँ गेहूँ बोना पसंद करते हैं। तो हर देश की अपनी संस्कृति और जलवायु आपके कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। और अन्य कारकों में हम देखें तो
फसलों को पैदा करने के लिए एक स्थान पर टिके रहना स्थायी जीवन में कृषि कार्य संभव है, क्योंकि बीज डालने से लगातार पौधे के बढ़ने और फसल पकने तक उसकी निरंतर देखभाल करना भी आवश्यक होता है। चरवाहे, लकड़हारे, शिकारी या मछुए इस कार्य को पूरा सहयोग देते हैं। फसल उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु दूसरा आवश्यक तथ्य है, जिससे न केवल बीज बोने के लिए परंतु कलम लगाने के लिए भी सुविधा मिलती है। इसी के साथ साथ अधिकांश पौधे जंगली पौधों का ही रूप होते हैं, उनमें विशेष चयन प्रक्रिया भी की जाती है। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण घटक कारक हैं। वैसे हम छोटी क्लासों में इन कारकों को पढ़ते हुए आए हैं, पर आपको कृषि के संदर्भ में इनको कैसे एक्सप्लेन करना है, मैंने कुछ उदाहरण देके यहाँ पर आपको बताया। तो ये आपका एक पूरा चैप्टर है, यूनिट 3 का आपका 2nd चैप्टर है, कृषि के प्रकारों के पश्चात कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब विश्व की प्रमुख फसलें। विश्व की प्रमुख फसलों की बात करें हम, तो विश्व की प्रमुख फसलों को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। कहीं हम अनाज के आधार पर, कहीं हम पेय पदार्थ के आधार पर, कहीं हम बांटते हैं मुद्रादायिनी फसलें, कहीं हम बांटते हैं रेशेदार फसलें। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग उदाहरणों के साथ विश्व की प्रमुख फसलों के प्रकार मिलेंगे। यहाँ हमने 3 भागों में कृषि फसलों को बांटने का प्रयास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। आपके सिलेबस में 6 फसलें हैं, जिनमें 2 फसलें आपके अनाज से हैं, 2 फसलें आपके रेशेदार फसलों से हैं और 2 फसलें आपकी पेय फसलों से। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लेके आपको विश्व की प्रमुख फसलों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो विश्व की प्रमुख फसलों की हम बात करते हैं, अगर हम अनाज के संदर्भ में देखते हैं तो चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा, ये 4 वो फसलें हैं जिनको विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या के द्वारा उपभोग में लिया जाता है, जिसमें चावल और गेहूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें हैं। नेक्स्ट दूसरा है, अगर हम पेय पदार्थों की बात करें पेय फसलों के रूप में, तो आपकी चाय, कॉफ़ी और कहवा तीनों महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिसमें कॉफ़ी को पश्चिमी देशों में विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरा है आपका रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में हम तीसरा है हमारा रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में हम कपास और जूट को देखेंगे। कपास और जूट दोनों आपके सिलेबस में हैं, ये दोनों ही जूट की फसलें हैं। यहाँ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी डाली हैं। जूट को हम हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ग्वार कहते हैं, ग्वार की फसल। ये आपका कॉफ़ी का पौधा है, जो हमको बहुत कम हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हमको देखने को नहीं मिलता है। ये आपके बाजरा का, चावल आप सभी जानते हैं, कपास भी आप सभी जानते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो देखेंगे आपका चावल।